नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत दिनों से बहुत ही छात्रों एवं छात्राओं के मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था कि आगामी लेखपाल परीक्षा, जिसके नोटिफिकेशन के आने की जल्द ही उम्मीद है, का पाठ्यक्रम क्या होगा। लेखपाल से संबंधित जितने भी छोटे मोटे प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर एक वीडियो बनाया जा चुका है, जिसे आप सभी अभय प्रताप सिंह इस YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। उस वीडियो में बताया गया था कि ट्रिपल-सी होगा कि नहीं होगा, प्री एग्ज़ाम के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं, होना है कि नहीं होना है, कौन से लोग उसको भर सकते हैं, क्या लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। इसी प्रकार के ढेर सारे प्रश्नों के साथ हम सभी उस वीडियो को देखकर जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से राजस्व लेखपाल परीक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर है। हम लोग आज उसके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनका सिलेबस क्या है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझेंगे। ध्यान से अब समझिएगा। उसके पहले आप लोग पेन कॉपी ले लीजिएगा और जो भी आपको अच्छा लगे, महत्वपूर्ण लगे, उसको नोट करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, एक बार विषय वस्तु क्लियर रहेगी क्या पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए मन भी करेगा और ऐसा नहीं होगा कि आप अतिरिक्त चीज़ें पढ़ लें। आप वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आएगा, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम पर आता हूँ। पाठ्यक्रम में कुल 4 विषय हैं आपके। ठीक है ना। पाठ्यक्रम में कुल कितने खंड आएंगे? 4 खंड आएंगे। कौन कौन से खंड हैं, नाम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला खंड है सामान्य हिंदी, दूसरा खंड है गणित का, तीसरा खंड सामान्य ज्ञान का है और चौथा ग्रामीण परिवेश का है। तो 4 विषय हो गए आपके। हिंदी हो गया, गणित हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया और ग्रामीण परिवेश हो गया। ध्यान से सुनिएगा। इन चारों विषयों पर 25-25 प्रश्न आएंगे। सभी खंड में कितने कितने प्रश्न होंगे? 25-25। तो प्रश्नों की कुल संख्या हो गई इस बार 100। पिछली बार भी प्रश्नों की संख्या 100 ही थी, लेकिन पूर्णांक 80 का था और 20 नंबर का इंटरव्यू था। लेकिन इस बार इंटरव्यू नहीं है, इसलिए प्राप्तांक जो पूर्णांक होंगे वो भी क्या होंगे? 100 होंगे। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या भी 100 रहने वाली है और अंकों की संख्या भी 100 ही रहने वाली है। समय कितना मिलेगा? वस्तुतः 2 घंटे का समय आपको मिलता है। 2 घंटे अर्थात 120 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 120 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं। 120 मिनट में 100 प्रश्न, तो इसका मतलब हर प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिल रहा है। ठीक है ना, 1 मिनट से ज़्यादा का समय आपको मिल रहा है। ध्यान रखेंगे। अब हम लोग विषयवार पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे कि अगर हिंदी है तो हिंदी में क्या आएगा, गणित है तो गणित में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, ग्रामीण परिवेश है तो ग्रामीण परिवेश में क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं सामान्य हिंदी की। हिंदी में जो चीज़ें हैं उसको आप लोग ऐसे हेडिंग लिखेंगे। राजस्व लेखपाल का पाठ्यक्रम नंबर 1 पर आएगा आपका, पहले नंबर पर सामान्य हिंदी, और उसमें ABCD करके लिखिएगा। सबसे पहले आपका आएगा रस, दूसरे नंबर पर छंद, फिर अलंकार, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव तत्सम, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जैसे
आप लोग आज इस वीडियो को देखने के बाद उज्ज्वल लिखिएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल में देखिए कि जो आप लिखते हैं और जो किताबों में लिखा रहता है क्या वह समान है। तो अभी तक जो आप उज्ज्वल जानते थे, शायद हो सकता है कि वर्तनी की दृष्टि से वह शुद्ध न रहा हो। ठीक है ना, जैसे परिप्रेक्ष्य होता है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों में वर्तनी संबंधी त्रुटियां भी हो सकती हैं, वो भी प्रश्न बनता है। और अनेकार्थी शब्द, ठीक है, जैसे नाग माने सर्प तो होता ही है, ठीक है, एक और चीज़ें होती हैं, हाथी शायद कुछ इस प्रकार से होता है। तो कुल कितने खंड हुए, थोड़ा गिन लेते हैं। रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम, 5 हो गए। तद्भव, तत्सम, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित प्रश्न, है ना, वर्तनी में त्रुटि संबंधित प्रश्न और अनेकार्थी शब्द। लगभग 14 से 15 खंड हैं ये सब। ठीक है, तो ये हिंदी का हो गया पाठ्यक्रम। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि सर ये पाठ्यक्रम तो है, इसके लिए हम किस किताब का चयन करें। वैसे लेखपाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी में किताबों के बारे में चर्चा है कि किस विषय के लिए कौन सी किताब पढ़ें। अभी मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ। आपको हिंदी के लिए हरदेव बाहरी और आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो लेके रखनी है। हरदेव बाहरी को आपको पढ़ना है, आदित्य पब्लिकेशन को भी पढ़ना है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं उनको आपको हल करके अपनी प्रैक्टिस सही कर लेनी है। ठीक है, हिंदी की बात समाप्त हो गई। अब हम लोग आते हैं गणित में। गणित में क्या है, गणित में है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बाद प्रतिशत, संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि। अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि संख्या पद्धति के अंतर्गत ही कुछ लोग वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल को रखते हैं। ठीक है ना, तो संख्या पद्धति एक नाम है चैप्टर का, उसमें आपको लसमस, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल की सवालें कर लेनी चाहिए। तो संख्या पद्धति हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया। सांख्यिकी, सांख्यिकी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में एक चार्ट रहता है, एक डंडी नुमा चार्ट रहता है, उसको हम लोग आयत चार्ट कहते हैं। ठीक है, और एक वृत्त जैसा रहता है, उसको कहते हैं पाई चार्ट। तो आयत चित्र से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं सांख्यिकी में, और पाई चार्ट से भी संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो सांख्यिकी में तो पहला नंबर हो गया आपका चार्ट। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, उसके 3 खंड हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो अभी मैंने 2 बातें आपको बताई। पहला चैप्टर संख्या पद्धति, उसी के अंतर्गत लसम अस, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल कवर करना है। औसत भी कवर कर लीजिएगा, प्रतिशत, लाभ हानि। सांख्यिकी, सांख्यिकी में 2 खंड, एक खंड में आएगा आपका आयत चित्र और दूसरा पाई चार्ट। ठीक है, आयत चित्र और पाई चार्ट हो गया। और दूसरे खंड में 3 हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। बीजगणित से भी प्रश्न आते हैं, उसमें समीकरणों के हल आते हैं, द्विघात समीकरण है और गुणनखंड करना आता है। ठीक है ना, बीजगणित में आपको गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड मतलब x² + 6x + 8 लिखा है, x² + 6x + 8 लिखा है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा मैं आपको बताऊं। इसका गुणनखंड होता है एक ब्रैकेट में x + 4, दूसरे ब्रैकेट में x + 2। ठीक है ना, तो ये गुणनखंड आपको आना चाहिए। कैसे होगा, इसके लिए हम लोग आप YouTube चैनल पर जब जाएंगे तो गणित के विभिन्न भाग बने होंगे बीजगणित के, जहां आप ये सब चीज़ें बखूबी आराम से सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो बीजगणित के अंतर्गत आपको मैंने बताया
कि आपको गुणनखंड आना चाहिए, द्विघात समीकरण का हल आना चाहिए और समीकरणों को हल करना। जैसे x + y = 6 है, x - y = 2, तो x और y के मान निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है। रेखा गणित में भी कुछ लोगों को रहता है कि सर एडवांस मैथमेटिक्स से क्या प्रश्न बनेंगे। तो एडवांस मैथमेटिक्स में त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना, 5 चीज़ें मैंने आपको बताया। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, समलंब चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल निकालना, इनके परिमाप निकालना, इन्हीं पर आधारित प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम समग्रता से पूरा सिलेबस लिखें तो आप उसको नोट करते जाएं। संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, आयत चित्र, पाई चार्ट, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, समीकरणों के हल और त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, समलंब चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न। ये दूसरा खंड समाप्त। अब हम लोग आते हैं सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान हमारा तीसरा हिस्सा है, ये सबसे बड़ा हिस्सा भी है। तो सामान्य ज्ञान पर आने से पहले गणित की किताब भी मैं आपको बता दूं। आप गणित के लिए प्रारंभिक रूप से अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए आपको SD यादव की बुक ले लेनी चाहिए, SD यादव की बुक, ठीक है ना। और सामान्य ज्ञान के लिए आप ल्यूसेंट की बुक लेंगे, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, और मनोहर पांडे की 20 रुपये की बुक आती है अरिहंत प्रकाशन की, वह भी ले लेंगे। ठीक है। आप मेरे व्यक्तिगत नंबर 7518-766-799 पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। जो भी परीक्षोपयोगी होगा वो वहां पर आपको टिक कराया जाएगा, अंडरलाइन कराया जाएगा। उन्हीं वस्तुओं को पढ़ लेंगे, उसी विषय वस्तु को पढ़ लेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो सामान्य ज्ञान के सिलेबस पे मैं चर्चा कर लूँ। सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो पूरा कालीन है, जब वैदिक युग था उस समय का, मध्यकालीन जब मुगलों का शासन हुआ, आक्रमण हुए तब, और आधुनिक भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में 3 खंड हो गए। क्या पढ़ना है मैंने आपको बताया। आप ये ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान और मनोहर पांडे वाली बुक लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ब्लैक से लिखा रहता है, तो वही आपको पढ़ना है। तो भारत का इतिहास आता है, विश्व तथा भारत का भूगोल आता है, विश्व का भी भूगोल, भारत का भी भूगोल, और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के प्रश्न। कैसे प्रश्न आएंगे? सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो दैनिक अनुभव व प्रेक्षण पर आधारित हो और उसके लिए किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत न हो। अर्थात आप इंटर तक साइंस साइड से पढ़े अथवा नहीं पढ़े, फिर भी सामान्य विज्ञान में वही प्रश्न पढ़ना है जो विशेष ज्ञान लेने वाला ही प्राप्त करे, ऐसा न हो। अर्थात कि आप वो प्रश्न याद कीजिए, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये ऐसा प्रश्न है जो 6, 7, 8 में मिल जाता है। तो विज्ञान में वही प्रश्न आपको तैयार करने हैं जो 6, 7, 8 के लेवल के। ठीक रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट उसमें लिखा है, सामान्य ज्ञान से संबंधित ऐसे प्रश्न होंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। मतलब विशेष वैज्ञानिक अध्ययन किसी ने किया है तो ऐसे स्वभाव वाले स्वरूप की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य तौर पर ही जो 6, 7, 8 में विज्ञान पढ़े हैं उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। एक बात और आपको बताएं,
ये जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, इसमें आपको डीप में नहीं जाना है। जो उथले उथले प्रश्न हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है। उससे क्या हो जाएगा? उससे त्वचा कैंसर हो जाएगा। ओजोन का प्रतीक क्या होता है? तो O3 होता है। जैसे ऑक्सीजन का O2 होता है, तो ओजोन का होता है O3। तो इस प्रकार के सामान्य प्रश्न आते हैं। अब चौथी चर्चा कर लेते हैं, ग्रामीण परिवेश, ग्राम समाज एवं विकास। तो इसमें क्या आता है? ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ मतलब जैसे दलहन शोध संस्थान कहाँ है, गन्ना शोध संस्थान कहाँ है, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो ग्राम विकास शोध प्रणालियों में पूछा जाता है। ग्राम विकास योजनाएं कैसे हैं? जैसे मनरेगा के तहत एक जो मजदूर है उसको न्यूनतम कितना वेतन निर्धारित किया गया है, न्यूनतम कितने दिनों तक कार्य करने का निर्धारित किया गया है। ऐसे प्रश्न ग्राम विकास योजनाओं में पूछे जाते हैं। अभी देखा होगा आपके आसपास मकान बन रहे हैं, तो वो मकान के लिए कितना आवंटन होता है पैसे का, वो प्रश्न बनता है। तो ग्राम विकास योजनाएं पढ़ना है। ग्राम विकास और भूमि सुधार। तो ग्राम विकास और भूमि सुधार में क्या पढ़ना कि जैसे ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण जगहों में कुछ विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण का हो गया। भूमि सुधार में ये आ गया कि मिट्टी से संबंधित प्रश्न है कि मिट्टी कितने pH की होनी चाहिए, उसकी अम्लता कितने की होनी चाहिए, जिससे वह खेती के लिए उपजाऊ साबित हो सके। ठीक है ना। तो ग्राम समाज एवं विकास में एक प्रकार से योजनाएं आती हैं। विभिन्न प्रकार के शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं, ये प्रश्न आते हैं। गाँव में किस प्रकार की स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, उसमें क्या क्या करना पड़ता है, एक शिशु को कितने टीके लगने चाहिए, ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। इसके लिए अभी कोई स्पेसिफिक बुक, अच्छी बुक नहीं आई है मार्केट में, इसलिए अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ग्राम समाज एवं विकास में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं और भूमि सुधार जैसे प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया पाठ्यक्रम को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने पाठ्यक्रम बताया गया है और जो भी बुक बताई हैं, उस पाठ्यक्रम को लेकर अपनी किताब में पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करनी। जैसे इसमें कार्य समय की चर्चा नहीं हुई, नाव धारा की चर्चा नहीं हुई, तो हमें उन चैप्टर्स को छोड़ देने चाहिए। आसान है, तैयार कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है ना। लेकिन जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं, जैसे त्रिकोणमिति नहीं आएगी, तो किताब में है तो भी तैयार नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना, बुक लेना और बुक में पाठ्यक्रम के हिसाब से वो चैप्टर टिक करना जो पाठ्यक्रम में है, और फिर अपनी तैयारी शुरू कर देना। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप किताब लेना, दूसरा किताब में पाठ्यक्रम में उपलब्ध चीज़ों को टिक करना और अपनी शुरुआत कर देना। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप जल्दी ही शुरुआत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आगामी आने वाले रक्षाबंधन पर्व, जो भी पर्व आते जाएं, आप शुभकामना हमारी लेते जाइए। साल भर में जितने भी त्यौहार आएंगे, किसी भी धर्म समुदाय के हों, आपको सभी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आज की बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।